प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत हम आज चर्चा करने जा रहे हैं भारत और नेपाल के पारस्परिक संबंधों पर। भारत और नेपाल प्राचीन काल से ही भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंधे रहे हैं। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा, या हम कहें नेपाल, संपूर्ण नेपाल ही एक प्रकार से भारत का हिस्सा रहा है। परंतु धीरे धीरे जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में नेपाल एक स्वतंत्र देश के रूप में विकसित हुआ, अर्थात नेपाल का स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ और वहाँ पर जो हिंदू धर्म था वह प्रमुख रहा और इस कारण नेपाल एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र रहा। आज नेपाल की जो स्थिति है वह एक प्रकार से बफर स्टेट, एक अवरोधक राज्य की तरह है, जो चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट का कार्य करता है। यद्यपि वर्तमान में नेपाल का झुकाव कई मायनों में चीन की तरफ बढ़ रहा है, जिस कारण भारत की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि चीन निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और साथ ही साथ साम्यवाद का भी विस्तार करना चाहता है। भारत के विरुद्ध चीन की रणनीति भी यही है कि वह किसी तरह भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करके भारत तक अपना विस्तार करे या अपनी विस्तारवादी नीति की पूर्ति करे। जो ऐतिहासिक दृष्टि से नेपाल का महत्व रहा है, तो हम पाते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा नेपाल के साथ सिगौली की संधि की गई थी, जिस संधि के द्वारा नेपाल पर जो उस समय उत्तराखंड हमें कहें या गढ़वाल, कुमाऊं तथा कुछ भाग हिमाचल का भी उसमें सम्मिलित था, इन पर जो नेपाल ने कुछ समय के लिए अधिकार किया था, तो सिगौली की संधि जो कि 1816 में संपन्न हुई, इस संधि के अनुसार नेपाल को जो ये भारतीय भाग थे, भारतीय हिस्से थे, उन पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और एक तरह से सिगौली की संधि जो अंग्रेजों ने नेपाल से की थी, उस संधि के द्वारा भारत और नेपाल के आधुनिक जो वैदेशिक संबंध हैं उनकी शुरुआत हम मान सकते हैं। पुनः 31 जुलाई 1950 को नेपाल के साथ एक सुरक्षात्मक संधि भारत सरकार ने की और इस तरह नेपाल और भारत के वैदेशिक संबंध एक सुदृढ़ नींव पे आगे बढ़ने लगे। यद्यपि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय वहां पर राणा परिवार का शासन था और वहां पर जो है एक प्रकार से राजतंत्र चला रहा था। 1947 में जनरल पद्म शमशेर नेपाल के प्रधानमंत्री बने और तत्पश्चात 1948 में मोहन शमशेर वहां के प्रधानमंत्री बने। जैसे मैंने बताया कि सिगौली की संधि के अनुसार पहले संबंध चलते रहे और बाद में भारत ने 1950 को एक सुरक्षात्मक संधि नेपाल के साथ संपन्न की और इस तरह नेपाल को भारत ने एक सुरक्षा का जो वचन दिया, उससे नेपाल की सुरक्षा का दायित्व एक प्रकार से भारत को या भारत के हाथों में नेपाल ने सौंपा। 1950 के आसपास जो नेपाल के राजा थे राणा त्रिभुवन नारायण सिंह, यद्यपि वो राजा थे परंतु शासन तंत्र के हाथों एक प्रकार से कठपुतली की तरह थे। इस तरह
नेपाल में जो प्रजातांत्रिक आंदोलन होने लगे, भारत ने भी यद्यपि कई बार भारतीय जो राजनीतिक दल थे उन्होंने उनका समर्थन किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाल में वहाँ की जो कांग्रेस थी वह शक्तिशाली बन गई। परिणाम स्वरूप नेपाल का जो शासन तंत्र था उस पर प्रजातंत्र हावी होने लगा, और इस तरह एक प्रकार से जो शासन सत्ता थी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे टंका प्रसाद आचार्य, जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया 1956 में, तो शासन सूत्र उनके हाथ में आ गया। जो टंका प्रसाद आचार्य प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनका जो रुख था वो चीन की ओर ज़्यादा झुकाव था उनका, और इसका परिणाम यह हुआ कि टंका प्रसाद ने चीन के साथ 20 सितंबर 1956 को एक व्यापारिक संधि या एक व्यापारिक समझौता कर लिया। इस तरह नेपाल का चीन की ओर झुकाव आरंभ हुआ, जो कि भारत के विरुद्ध गया। यद्यपि बाद में इन संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। विभिन्न जो भारत में प्रधानमंत्री रहे या विभिन्न जो राजनीतिक दलों का भारत में शासन रहा, उस संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किस तरह विभिन्न काल अवधि में नेपाल के साथ भारत के संबंध बने रहे और कैसे चलते रहे। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि अंग्रेजों की नीति रही कि वो फूट डालो और शासन करो की नीति रही, तो उन्होंने ये प्रयास किया कि भारत के संबंध उसके पड़ोसी देशों के साथ एक तरह से तनावपूर्ण बने रहे। नेपाल में जब राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जब सत्ता जो है प्रजातांत्रिक दलों के हाथ में आई, तो धीरे धीरे प्रजातांत्रिक दलों का झुकाव किन्हीं कारणों से चीन की तरफ हो गया। जैसे मैंने अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे टंका प्रसाद आचार्य, उनके झुकाव को और उनके द्वारा चीन के साथ जो प्रथम व्यापारिक समझौता किया गया, उससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस तरह नेपाल का झुकाव चीन की ओर बना। और चीन तो चाहता ही था कि वह किसी भी तरह नेपाल को अपने पक्ष में करे, इसलिए चीन ने भी नेपाल को आर्थिक सहायता देना आरंभ किया, और नेपाल की राजनीति में या हमें कहें भारत के विरुद्ध नेपाल को भड़काना या अपने पक्ष में करना आरंभ किया। यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में शास्त्री जी ने दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने नेपाल की यात्रा भी की, और उनके नरम रूप के कारण नेपाल का झुकाव भारत की ओर हुआ भी। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी नेपाल यात्रा की, और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मध्य सद्भावना एवं मैत्रीपूर्ण यात्राओं से संबंध और मधुर हुए, कई भ्रांतियां दूर हुई, और इन यात्राओं के दौरान जो चर्चाएं होने लगी, उससे यह आभास मिला कि संभवतः नेपाली शासक साम्यवादी चीन के वास्तविक खतरे को भली भांति जानने लगे हैं। परंतु यद्यपि इन्हीं संबंधों को, इसी तरह आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने में इंदिरा गांधी जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत की ओर से नेपाल को लगभग 40 करोड़ की सहायता दी, वहां कागज के कारखाने चलाने का प्रयास किया, और इस तरह व्यापारिक संबंधों और आर्थिक सहायता के द्वारा नेपाल का सहयोग करने का प्रयास किया। साथ ही साथ मोरारजी देसाई ने भी अपने कार्यकाल में नेपाल की यात्रा की और संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। नवंबर 1968 को नेपाल नरेश की महारानी राज्य लक्ष्मी ने भी भारत की यात्रा की, और भारत सरकार ने कोसी परियोजना या पोखरा जल परियोजना या रेलवे लाइन बनाने के लिए तमाम ऐसी योजनाओं पर सहायता देने का नेपाल को आश्वासन दिया, और साथ ही साथ नेपाल को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। परंतु फिर जब चीन को लगा कि नेपाल का झुकाव भारत की ओर बढ़ रहा है, तो चीन ने पुनः जो है नेपाल को अंधाधुंध आर्थिक सहायता देकर के अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाल में भारत विरोधी रुख जो है बढ़ने लगा। यद्यपि 1971 में पुनः भारत नेपाल व्यापारिक संधि संपन्न हुई, और इस संधि के द्वारा संबंधों का नवीनीकरण करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ 1971 में जो
हमारी भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। बांग्लादेश को अलग करने के पश्चात उनका अंतर्राष्ट्रीय कद और भी बढ़ा और उसका लाभ भी भारत और नेपाल संबंधों को मिला। श्रीमती गांधी जी ने 2 जनवरी 1973 को नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा की और अपनी यात्रा के द्वारा दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। परंतु फिर जो सिक्किम का भारत में विलय किया गया, नेपाल को इससे चिंता हुई और उसको लगने लगा कि भारत की ओर से वो आशंकित हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसका झुकाव पुनः चीन की ओर बढ़ने लगा। यद्यपि जो जनता पार्टी सरकार थी भारत की, उस सरकार ने भी नेपाल के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया और इस संदर्भ में जो जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास किया। इस तरह दोनों देशों के संबंधों को समय समय पर बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक दूसरे देश की यात्रा करने लगे और संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर जारी रहा। राजीव गांधी के समय भी राजीव गांधी द्वारा नेपाल की यात्रा की गई और दोनों देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। परंतु यह भी एक विडंबना रही है कि नेपाल और भारत का गहरा सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध होने के बावजूद भी वर्तमान में नेपाल का झुकाव निरंतर चीन की ओर बढ़ रहा है, जबकि भारत और नेपाल के बीच पारगमन हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है। नेपाली बड़ी संख्या में भारत में रोजगार करते हैं, भारत में रहते हैं, परंतु इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक संबंध होने के बावजूद भी नेपाल का झुकाव जो चीन की ओर है वह भारत के लिए निश्चित ही एक गहरी चिंता का विषय है। और जो नेपाल की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रेरित हैं, उनका चीन की ओर झुकाव भारत के लिए निश्चित ही एक चिंता का कारण है। यद्यपि भारत सरकार आज भी नेपाल के साथ संबंध बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नेपाल की यात्रा की और अपने प्रथम कार्यकाल में सर्वप्रथम उन्होंने अपने पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनाने हेतु पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया और अपनी यात्रा का शुभारंभ भी उन्होंने नेपाल से किया, अर्थात अपनी विदेश यात्रा का शुभारंभ भी उन्होंने नेपाल से किया और निरंतर यह प्रयास किया कि नेपाल के साथ भारत के संबंध बेहतर हों। यद्यपि आज भी सरकार दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने में प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं नेपाल का जो चीन की ओर झुकाव है यह दोनों देशों के संबंधों में आड़े आ रहा है। अतः दोनों देशों को यह समझना आवश्यक है कि वे समझें कि किस तरह चीन दोनों देशों के संबंधों में एक रोड़ा बना हुआ है और किसी न किसी तरह वह नेपाल को अपने पक्ष में करके भारत के विरुद्ध भड़काना चाहता है।